बच्चों, अब हम बात करेंगे वन संपदा एवं वन जीवों के ह्रास के कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण हैं। यूँ बात करें तो इसके अनगिनत कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ उन कारणों को 3 समूह में रखेंगे और फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो हम जिन 3 समूहों में इनको रखेंगे, उनमें पहला समूह ये है कि प्राकृतिक अधिवासों का अतिक्रमण, या हम इसे कह सकते हैं वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई। दूसरा, तो हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या कारण हैं कि जिससे कि जीवों के प्राकृतिक अधिवासों का विनाश हो रहा है, जिसका असर उनकी संख्या पर पड़ रहा है और वो विलुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त हो रहे हैं। दूसरा इसका है वनस्पति पर भी। वनस्पति का भी, चूँकि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है विभिन्न कारणों से, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो इनके विनाश का दूसरा कारण समूह हमने रखा है वह है प्रदूषण जनित समस्या, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से फैल रहे हैं वो भी वन जीवों और वन के विनाश का, उनके ह्रास का कारण है, उसके लिए उत्तरदायी है। और तीसरा जो कारण समूह है वह है आर्थिक लाभ, यानी वन जीवों से जो हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसके कारण भी हम इनका विनाश करते चले जा रहे हैं। तो अब हम एक एक करके इन कारण समूहों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिवास जो उनका नेचुरल हैबिटाट था, किस तरह से उस पे अतिक्रमण हुआ या वनों की कटाई का दुष्प्रभाव वनस्पति या जीवों के विनाश पर पड़ा। तो हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करते थे उस समय। ऐसा इसलिए, आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा इसलिए कि उसके पहले वनों का या वन्य जीवों का जो विनाश होता था, जो कटाई या शिकार होता था, वो राजा महाराजा या संपन्न लोग अपने शौक के लिए करते थे और बहुत ही सीमित होता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में शासक बन के आए, पहली बात तो ये, वो शासक नहीं, व्यापारी बन के आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे यहाँ के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना अपने आर्थिक लाभ के लिए, यानी अंग्रेजी सत्ता के लाभ के लिए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो आए तो व्यापारी बन के, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ शासक बन बैठे। तो जब उन्होंने अपना शासन शुरू किया यहाँ पर, तो उनको पूरे चूँकि भारत का विस्तार बहुत लंबाई चौड़ाई में था, तो उनको अपने प्रशासनिक कंट्रोल में पूरे एरिया को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, रेल और सड़क मार्गों का विकास किया। उनका उद्देश्य था कि प्रशासन पर उनका नियंत्रण, उनकी पकड़ मजबूत हो, और दूसरा उनका था कि जो आंतरिक भागों में कच्चे माल के रूप में हमारे यहाँ संसाधन थे, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, चाहे वो खनिज हो या अन्य प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं हो, तो उन व्यापारिक वस्तुओं को निकटतम जो बंदरगाह थे वहाँ तक पहुँचाना। तो इसी के लिए यहाँ है कि प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्यों से उन्होंने पूरे देश में क्या किया, सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछाया। और इस जाल बिछाने के क्रम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वनों की अंधाधुंध कटाई की, वनों को साफ करके सड़कें बनाई। और रेल के लिए आपको यदि याद होगा तो आज आप देखते हैं कंक्रीट का स्लीपर लगता है, लेकिन आज से 20-30 साल पहले तक ये मोटी लकड़ियों का, काफ़ी अच्छी सागवान के लकड़ियों का ये रेल लगाया जाता था। और ये ब्रिटिश काल में, चूँकि हमारे यहाँ रेल की शुरुआत ब्रिटिश पीरियड में ही हुआ, तो इसलिए इस रेल पथ के, इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ब्रिटिश के द्वारा की गई। नतीजा ये हुआ कि 100 साल के अवधि में वनों का जो क्षेत्रफल है, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का पहले 24% था, लेकिन 100 साल के अंदर में जब ये ब्रिटिशर्स ने कटाई शुरू की, तो ये 100 साल के अंदर में क्या हुआ, 24 से घटकर ये 19% हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ वनों की कटाई की गई। दूसरा जो कारण है वह है कृषि भूमि का फैलाव। हम जानते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारी जनसंख्या काफ़ी, 1911 में एक नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, यदि आपको याद है पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड, तो उसके बाद हमारी जनसंख्या
बढ़ती गई। लेकिन जब आज़ादी मिली, जब हम आत्मनिर्भर होने लगे, जब हम खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो गए, तो उसके बाद जनसंख्या में बहुत विस्फोटक गति से बदलाव हुआ। इसीलिए 1951 से लेकर 1980 के बीच बहुत तेजी से क्या हुआ, वन क्षेत्र जो थे वह कृषि भूमि में बदलते चले गए। और आंकड़ा कहता है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर इस अवधि के दौरान, 30 वर्षों की अवधि के दौरान 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र जो था वह कृषि भूमि में बदल गया। दूसरा जो खतरा कृषि से हुआ वह था झूम खेती। आपने इसको पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि ये विशेष रूप से आदिवासी समूहों के द्वारा इस प्रकार की खेती होती थी, की जाती है। और इसमें क्या करते थे, वो लोग जंगल को काटते थे, जला देते थे और फिर उस भूमि पर खेती करते थे। तो ये भी एक कारण हुआ जंगल के विनाश का। और जब जंगल नहीं रहेंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि रहने वाले जीवों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। समझ गए। तीसरा जो है वह है नदी घाटी परियोजनाएं। हमने अभी पिछले जब हम पढ़ रहे थे जल संसाधन, तो उसमें नदी घाटी परियोजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। तो इसलिए यहाँ अभी मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊँगी, लेकिन आप ये जान ले कि नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं यह भी वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। 1952, चूँकि 48 में हमारे यहाँ शुरू हुआ ये सब नदी घाटी परियोजनाओं पर काम, लेकिन 1952 से जब से परियोजनाएं अमल में आने लगी तब से लेकर 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्या हुआ है, पानी में डूब गया है। जो बांध के द्वारा जलाशय का निर्माण होता है तो उस जलाशय में वन, कृषि भूमि, वहाँ के लोगों के गांव, ये सब जलमग्न हो जाते हैं। तो अब तक हम 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन खो चुके हैं। किस लिए? नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से। अकेले हमने बात की थी उस समय नर्मदा घाटी परियोजना का बहुत विरोध हुआ था, तो यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि अकेले नर्मदा घाटी परियोजना में 4 लाख वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है उसकी बर्बादी हो चुकी है। ये डूब चुका है नर्मदा घाटी परियोजना के विभिन्न जलाशयों में। समझ गए। अब आइए हम देखते हैं कि खनन का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वनों और वन्य जीवों के विनाश पर। तो खनन से क्या होता है, जब ओपन कास्ट माइनिंग होती है यानी खुले खदान में होता है खनन का काम, तो क्या होता है, खदान से खनिज निकालने के बाद खदान को चूँकि ब्लास्ट से उड़ाया जाता है, ऊपर का परत उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो जो भी वो वहाँ पे वनस्पति हो, जो भूमि हो, वो सब नष्ट हो जाता है। और फिर ये लोग खनिज निकालने के बाद उस भूमि को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो एक से एक तो इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, और दूसरा क्या हुआ, वनस्पति जो उसके ऊपर जंगल था, जो वनस्पति थी वो नष्ट हो गए, और उसके साथ साथ जीव भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वनों का भी नाश होता है। दूसरा, जब इस तरह से ब्लास्ट किया जाता है तो आप जानते हैं कि वन्य जीव जो है वो क्या होते हैं, उनका एक निश्चित मार्ग होता है जो मौसम के हिसाब से अपनी सुविधा, भोजन की उपलब्धता के आधार पर वह एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र या एक वन क्षेत्र के ही अंदर एक भाग से दूसरे भाग में आना जाना करते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों से वो इस प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं। तो जब इस तरह का खनन कार्य कहीं हो जाए जहाँ की भूमि को ब्लास्ट से उड़ा दिया जाए, तो ये क्या होता है, इनका जो आवागमन का मार्ग होता है वह बाधित हो जाता है। और इसका एक उदाहरण जो है वो पश्चिम बंगाल में एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये बुक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर डोलोमाइट, ठीक है, ये डोलोमाइट नाम के खनिज का खनन होता है, और इसके कारण इस बुक्सा टाइगर रिजर्व पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। दूसरा उदाहरण है झारखंड का झरिया। झरिया आप जानते हैं ये विश्व प्रसिद्ध है अपने उच्च किस्म के कोयले खदान के लिए। और मैं आपको पिछले जब खनिज हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी हमने बताया था कि यहाँ पिछले 100 सालों से आगे की पहली रिपोर्टिंग यहाँ 1916 में 17 में हुई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ भूमिगत खदान में आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने पर आर्थिक नुकसान कितना हुआ आप देख सकते हैं। 2311 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आग बुझाने के विभिन्न प्रयासों पर। 10 अरब रुपए
मूल्य का कोयला, जो बहुत ही अच्छे किस्म का कोयला था, इस आग की भेंट चढ़ चुका है, नष्ट हो चुका है। और जहाँ तक जीवों और वनस्पति की क्षति का सवाल है, तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इस बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आर्थिक क्षति और झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जीवों और वनस्पति को इस भूमिगत खदान के आग से क्षति पहुंची होगी। अन्य जो कारण है जिससे प्राकृतिक अधिवास और वनों की कटाई के लिए जो उत्तरदायी है, वह है पशुचारण। आप जानते हैं पशुचारण से क्या होता है, जब अत्यधिक पशुचारण हो तो यह वनों का विनाश करता है। पशु जाते हैं, जैसे छोटे छोटे जब जंगल में देखते हैं आप, एक विशेष समय ऐसा होता है मौसम का, बरसात के ठीक पहले का समय, जबकि आदिवासी लोगों के बस्ती के करीब आप जाएंगे तो वो लोग उस समय जंगल में नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि उस समय जो बीज गिरा होता है जंगल की मिट्टी में, उस बीज में अंकुरण होता है और वो पौधा अंकुरित होकर के ही वृक्ष का रूप धारण करता है। लेकिन जब पशुचारण अनियंत्रित तरीके से हो तो क्या होता है, ये पशु जो है इससे अवगत नहीं है कि ये पौधे को नहीं खाना, ये पेड़ बनेगा, इसका ये जीवन चक्र होता है, वो पौधों को खा लेते हैं और इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है, वन के विकास पर होता है। तो आप पशुचारण समझ गए। अब नगरीकरण का कैसे प्रभाव होता है, क्या होता है, पहले तो जंगल कट के कृषि भूमि बनती है और फिर कृषि भूमि गांव में और गांव शहरों में बदलते चले जाते हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो इस कारण भी जंगल का विनाश होता है। औद्योगिक विकास, आप जानते हैं कि उद्योगों के लिए बहुत से कच्चे माल कहाँ से आते हैं, जंगल से आते हैं। उद्योगों से और क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। उद्योगों से और क्या होता है, उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो ये सारा कुछ क्या होता है, अल्टीमेटली वनों के विनाश, और वन का विनाश होगा तो वन्य जीवों के विलोपन या संकटग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी होता है।